तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेज 2 जो एनवीसी है। अगर आपने स्टेज 1 नहीं देखी जो यूएससीआईएस है तो कार्ड इधर आ रहा होगा, इसको पहले जाकर देख लें, फिर स्टेज 2 वाली वीडियो पर आएँ। तो ये साइड पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाकर इसको फॉलो करें। उसके बाद डीएम में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर का सवाल पूछ सकते हैं। प्राइवेट नेचर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, ये होता है, या मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको एड्रेस कर सकता हूँ, या कोई और जो मेंबर है वो भी आपकी गाइडेंस कर सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के शुरू में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो उसकी हेल्पफुल गाइड हो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेज 2 जो एनवीसी होगी। ये 3 पार्ट सीरीज़ है, जिसमें हम पहले पार्ट में यूएससीआईएस, पार्ट 2 में एनवीसी, पार्ट 3 में यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अगर आपने पार्ट 1 ही देखा जिसमें मैं यूएससीआईएस को डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, जाकर देख सकते हैं। आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, हम उसी अपने डायग्राम और चार्ट पर आते हैं। तो आपका बेसिकली I-130 अप्रूव हो चुका है यूएससीआई से, आपके पास अप्रूवल नोटिस होना चाहिए। आपने वीज़ा बुलेटिन में देखा और आपका जो प्रायोरिटी डेट आने में 1 साल का टाइम रह गया, तब आपको वेलकम लेटर आना चाहिए। पुराने वक्त में लेटर होता था, एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में लेटर आता था। मेरे कुछ रिलेटिव हैं जिनको वो डाक में आता था, वो मैंने देखे, बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, टाइपराइटर से टाइप हो जाते थे। अब डिजिटल दौर है तो वो वेलकम लेटर भी जो है ना ईमेल के थ्रू भेजते हैं। साथ ही सवाल आता है, लोग कहते हैं कि मेरा तो ईमेल है ही, तो उस ज़माने में था ही नहीं 2004 में 5 में, और अब क्या करूं। तो आप एनवीसी को बेसिकली रीच आउट करते हो। आप कहते हो कि ये मेरा केस नंबर है, ये पिटिशनर का नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी केस की प्रेफरेंस कैटेगरी है, इसलिए अप्रूवल जो है ना नोटिस आपके काम आता है। ये रसीद नंबर है, मुझे आप प्लीज़ जो सिस्टम में ऐड कर दें। वो आप वेरीफाई करेंगे। जब आपको इतनी डिटेल्स पता होती है ना, वो कहते हैं ठीक है हमें पासपोर्ट की कॉपी भेजें, अपना ईमेल भेजें, हम ऐड करते हैं। वो ऐड करेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको वेलकम लेटर आ जाता है। आप सोच रहे होंगे यार ये आपको किस पता है, क्योंकि लिटरली हमारे केस में यही था कि वो 2005 का केस था, उस ज़माने में ईमेल थी ही नहीं। तो 2018 और 19 के अंदर मैंने इस तरह रीच आउट करके ऐड करवाया था ईमेल को, ताकि हमें वेलकम लेटर आ सके। तो अगर वीज़ा बुलेटिन के अंदर जो चार्ट बी है वो आपका प्रायोरिटी डेट के क्रॉस कर गई है उसके अंदर, उसका मतलब आपको वेलकम लेटर आना चाहिए। तो आपकी सब स्क्रीन पर जो आ रहा है ये वेलकम लेटर होता है या ईमेल होती है, जिसमें बेसिकली वो कह रहा था कि केस क्रिएशन हो गई है। अब एनवीसी अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता है, अपने वो पोर्टल को बताता है, सीईएसी जो होता है। इसके अंदर जो क्रूशल चीज़ें होती हैं देखने वाली, वो होते हैं एनवीसी केस नंबर, ये आपका यूज़र नेम होता है, और इनवॉइस आईडी जो होता है ये आपका पासवर्ड होता है। तो कभी भी अनऑथराइज पर्सन के साथ ये शेयर नहीं करनी, दो चीज़ें शेयर किया वो पोर्टल में एक्सेस हो जाता है। सेम कॉपी आपके पिटिशनर को भी जाती है, तो अगर आपको ना आए, शायद हो सकता है उनको आ जाए पहले, तो उनसे आप इसको रिट्रीव कर सकते। इसी तरह आपने इस ईमेल के अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन पोर्टल का जो लिंक है उसमें जाएं, साइन इन करें, सिंपल सा है। आप गूगल पे जाकर CEAC लिखते हैं, खुल जाता है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस आती हैं, इसके नीचे आप देखेंगे DS-260 इमिग्रेशन वाला जो है, आपने उसको क्लिक करना है। आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल के अंदर आपको जो है पूछता है कि केस नंबर क्या है, केस नंबर डाल के कंटिन्यू करते हैं। फिर वो आपसे इनवॉइस आईडी पूछेगा, जो पासवर्ड है, आप कौन हैं, आप अगर एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट लिखेंगे, अगर आप पिटिशनर हैं आप पिटिशनर लिखेंगे, डिपेंडिंग कि आप कौन बंदा लॉगिन कर रहा है तो उस हिसाब से करें। लॉगिन करते हैं, बहुत देख कह लें वेल डिज़ाइंड, बहुत सिंपल सा पोर्टल है, इनका डैशबोर्ड है। वो पूछेगा पहले फ़ीस पे करें, फिर डॉक्यूमेंट्स करें, फिर DS-260 जो है उसको फिल करें। सारे स्टेप्स आपने करने हैं। तो अगर हम चार्ट पर आते हैं तो आपको वेलकम लेटर आ चुका है, आपको CEAC पोर्टल का एक्सेस मिल चुका है, आपने DS-260 जो है वो फिल कर दिया है। इसके साथ जब आपने DS-260 फिल कर देना है ना, तो आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ जो हेल्पफुल होगी। आपने जाके सर्च करना है, उसी पर CEAC लिखेंगे तो वो जो मेन लॉगिन पेज है, तो सबसे बॉटम पर आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा कि वीज़ा स्टेटस चेक होगा। ये अब स्टेज 2 और स्टेज 3 तक के लिए जब आपको वीज़ा नहीं मिलता ना, ये आपके लिए अब सोर्स ऑफ मेन रेफरेंस पॉइंट है, जिसमें से आपने केस अपडेट्स लेने हैं। क्योंकि जो USCIS का जो है वो सिर्फ I-130 या जो वो USCIS फॉर्म्स के लिए होते हैं, अब वहाँ से डिस्पैच हो गया है, एनवीसी में आ गए हैं।
तो जब भी यहाँ पर केस नंबर लिखा करेंगे, जब आप होगे ना अभी एनवीसी स्टेज में आपको इंटरव्यू नहीं मिला तो हमेशा वहाँ लिखा होगा कि योर केस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय एनवीसी एंड इज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर यूएस एम्बेसी। इस तरह करके वर्डिंग होती है, चेंज होती रहती है विद टाइम। तो ये अगर आप ये चार्ट में देखेंगे तो CESC DS-260 केस जो है ना स्टेटस इस चीज़ के लिए होता है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने DS-260 फिल कर दिए, आपने सारे पैसे दे दिए हैं, और कोई अगर उनको फर्दर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं हो गए ना तो वो डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड हो जाता है, जिसको DQ कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, बहुत कॉमन यूज़ होता है ग्रुप्स में आप देखेंगे। इसके अलावा आपने यहाँ दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो नंबर वन कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वहाँ पर सबमिट का बटन भी होता है। लोग कई बार भूल जाते हैं, वो अपलोड कर देते हैं, वो सबमिट का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो मेक श्योर वो सबमिट कर लें। इसके अलावा जब DS-260 आपने जब फिल करना है ना, उसकी कॉपी सेव करके प्रिंट लाइक PDF सेव कर लें, उसको प्रिंट आउट कर लें, और उसके एंड पे आते हैं कंफर्मेशन पेजेस आते हैं, वो भी आपने डाउनलोड करके रख लेने हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं यार हमें बाद में मिल नहीं रहे, वो उस पोर्टल में ही है। आप टॉप पर जब देखेंगे ना अपने डैशबोर्ड में तो वहाँ पे एप्लीकेशन में जाते हैं, स्किप 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 करते हैं ना सारे पेजेस, एंड में जाके DS-260 कंफर्मेशन पेजेस पड़े होते हैं। वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो आपको फर्दर स्टेजेस में जब आप US ट्रैवल डॉक्स का अकाउंट बनाते हैं, बसी जाती हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो उसको इसी स्टेज में सेव कर लें, और एक अपनी हैबिट बनाएं, जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं तो उसकी एक ड्राफ्ट या उसका एक प्रिंट आउट रख लिया करें अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कि यार मैंने वो एड्रेस की क्या डेट लिखी थी, फलाना नाम की स्पेलिंग, क्योंकि 3-4 महीने बाद याद आ गया यार वो मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे थे उस चीज़ के, जाकर देखें यार आपको ईजी रहेगा। इसलिए अब डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड हो चुका है। अब इसमें दो सूरतें आती हैं अगेन, जैसे बॉटम में मैंने वीज़ा बुलेटिन लिखा है। वीज़ा बुलेटिन आपको ना वही आपका एक क्या लें फ्लड गेट है, उसने रोका हुआ है आपको। अब तो आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट 2 में आ चुकी है वेलकम लेटर वाली, लेकिन चार्ट A में नहीं आई। इट मीन्स कि आप कभी कंसिडर भी नहीं किए जाएंगे इंटरव्यू लेटर के लिए। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट A में आ गई, इट मीन्स अब आपका केस एलिजिबल है फॉर इंटरव्यू लेटर, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि बैकलॉग होगा, टाइम लग सकता है। हमारे वक्त में 2019 के अंदर तो बहुत सिंपल था कि यार अगर आपका केस फॉर एग्जाम्पल आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, 90 डेज़ में DQ हो जाता है। अगर DQ हो गया और आपका चार्ट A में आया तो 90 डेज़ के अंदर आपको इंटरव्यू लेटर आ जाता है। इतना सिंपल था। विद टाइम कोविड आया, ट्रैवल बैन आया, फलाना बहुत चीज़ें हुई जिसकी वजह से बैकलॉग हो गया। फिर US एम्बेसी इस्लामाबाद जो है हमारी नेबरिंग कंट्री को भी डील करती है, तो उनका भी बहुत रश है। तो मल्टीपल फैक्टर्स बन के जिसकी वजह से अब इवन के आपकी प्रायोरिटी डेट, आप DQ भी हैं, प्रायोरिटी डेट भी करंट हुई हुई है, और आपका इंटरव्यू लेटर नहीं आ रहा है। लेकिन परेशान नहीं होना। और अगर जब आपका इंटरव्यू लेटर आ जाता है तो इस तरह का स्क्रीन पर आप देखेंगे आपको इंटरव्यू लेटर नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर आपके टॉप पर वही केस नंबर, इनवॉइस ID होगा, आपका जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होगा अगर F4 है उसमें हमेशा जो भाई या बहन होगा जिसका डायरेक्ट रिलेशन है USA में, जो पिटिशनर है उसका हमेशा नाम ऊपर लिखा होगा। फिर बॉटम के ऊपर आप देखेंगे लिखा होगा कि इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू डिटेल्स, जिसमें आपकी इंटरव्यू डेट, आपका केस नंबर, इनवॉइस ID, आपका एड्रेस और ए नंबर भी बहुत ज़रूरी है कि फर्दर एक आगे जब इंशाल्लाह आपको जब वीज़ा मिल जाएगा ना, आपने ग्रीन कार्ड की फ़ी पे करनी होती है। तो यहाँ कार्ड आ रहा होगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप फ़ी से रिलेटेड एट US एम्बेसी इस्लामाबाद, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जितने आपके बेनिफिशरीज होंगे वो जो होंगे ना सारे नीचे मैंशन होंगे। अब आपने चीज़ नोटिस करनी कि जब आपको वेलकम लेटर आना है ना, जब उस पोर्टल में एक्सेस करना है, F4 में ये बहुत कॉमन होता है, उसके बाद स्पाउसेस में भी कॉमन हो सकता है। F4 की एग्जांपल हम पहले लेते हैं। शायद आपके जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं उसके जब उनका अप्लाई किया गया तो शायद वो मैरिड नहीं थे, या उनके उसका कोई बच्चे नहीं थे, या एक बच्चा था बाकी नहीं थे। अब टाइम गुजर गया, एक F4 केस को अंदाजन जो है ना अप्लाई करने से लेके इंटरव्यू तक 14 से 16 साल लग जाते हैं, ईजी सीन है। तो उसमें काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। तो एनवीसी स्टेज में जब आपको वेलकम लेटर आता है, जब उसको एक्सेस करते हैं तो आप देखेंगे कुछ एप्लीकेंट शायद मिसिंग हो, तो वहाँ पर आपने ईजिली उनसे उनको ऐड करवा लेना है। एनवीसी को ईमेल लिखनी होती है, उसमें आपने रिक्वेस्ट करना होता है कि मेरा एक फैमिली मेम्बर ऐड नहीं है, इसको ऐड करें। वो हमेशा पासपोर्ट
और FRC और बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये 3 चीज़ें मांगेंगे और 2-3 दिन बाद आप देखेंगे उस बंदे का नाम आ रहा होगा। फिर उसी बंदे के सारे स्टेप्स पूरे करने होते हैं, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसकी फ़ी पे करनी है और DS-260 हर एप्लीकेंट का होता है। इस तरह एक और सवाल आता है, लोग कहते हैं कि यार हमने कैलकुलेट किया है CSPA एज की है और वो एज आउट हमें लग रहा है, उसका नाम आ रहा है तो शायद चांस बन जाए। तो इस तरह नहीं होता। जिस तरह हमारे केस में टोटल 5 एप्लीकेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स थे, हम 3 भाई थे, हम मेरे उसमें से एक CSPA कैंडिडेट था, मैं, मेरे भाई एज आउट थे। उनका NVC में भी नाम था, उनका उसके बाद इंटरव्यू लेटर में भी नाम था। हमारी बारी ये हुआ था कि इंटरव्यू से कह लें हफ्ता पहले उन्हें कॉल करने का कि हमने कैलकुलेट किया है और आपके जो 2 सिबलिंग्स हैं वो क्वालिफाई नहीं करते CSP के लिए। हमने कैलकुलेट किया तो हमने डबल चेक दोबारा किया और हमने कहा ठीक है, इट मेक सेंस। लेकिन उनसे गलती हो सकती है, इसलिए मेक श्योर अपनी कैलकुलेशन करें। अगर आपको लगता है कोई आपका बच्चा, आपका भाई बहन कोई क्वालिफाई करता है CSPA के लिए, पूरी एक सेपरेट यहाँ वीडियो आ रही होगी कि जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपने वो कैलकुलेशन को प्रिंट कर लेना है और क्योंकि नाम एडिड होगा उसमें NVC में, इंटरव्यू लेटर जो होता है वो एम्बेसी नहीं इशू कर रही थी, वो NVC के सिस्टम से पुल होके आ रहा है, तो वहाँ उनका नाम होगा। अगर आपको क्वालिफाई लगता है कि क्वालिफाई करता है, वही सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स करें, फ़ी दें, DS-260 दें, मेडिकल होगा, एम्बेसी जाएं, ताकि आप वहाँ जाके भी एक बार कह लें उसको आर्ग्यू कर सकें यार ये बंदा क्वालिफाई करता है। खुद से ये नहीं हुआ कि आपने मैथ की, आपको लगता है कि क्वालिफाई नहीं करता, आपने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा हो अब तो कुछ नहीं हो सकता। ट्राई करें, जाके वहाँ पर उससे बात करें, उसको दिखाएं कि यार हमारी ये कैलकुलेशन हमारे मुताबिक हमारा केस इस तरीके को अप्लाई किया गया था, प्योरिटी डेट ये थी, इस दिन अप्रूव्ड हुआ था I-130, इतने साल इस एज बच्चे की एज से निकलते हैं, फलाना सारा आर्ग्यूमेंट अपनी कोशिश करें। क्योंकि इवन तक मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई करता हूँ, मैं फिर भी वो सारी मैथ्स करके गया था, मैं प्रिपेयर्ड था कि यार अगर वो कहता है कि नहीं हमें नहीं लगता, तो मैं उस वक्त उनसे कह सकूं कि नहीं आपकी कैलकुलेशन ही गलत है, ये कैलकुलेशन देखें ज़रा, वो देखते हैं। इस तरह कई लोग मैं फैमिलीज़ को जानता हूँ कि गए, उन्हें आर्ग्यू किया, अब वो उनको लगता था कि होगा, लेकिन एम्बेसी ने कहा कि नहीं इसका होना ही नहीं है। तो अब कुछ लोग तो परेशान हुए थे, वो कहते ठीक है यार हमने मेडिकल नहीं करवाना वो, या DS-260 के पैसे नहीं देने क्योंकि ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, लेकिन वो फिर भी एम्बेसी चल जाते थे। तो कई बार होता है काउंसलर देखता तो कहता है, कंसिडर करता हो यार ये तो बनता है, CSP का केस बनता है। वो एम्बेसी से बाहर लड़का खड़ा होता था या लड़की खड़ी होती थी, वो कहता ठीक है आप अपने ना उस एप्लीकेंट को बुलाएं, वो बुलाते थे, कहते हैं कि हमने रिव्यू किया, आप क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि अब आपने DS-260 और पेमेंट नहीं की हुई, डॉक्यूमेंट्स नहीं किए हुए, या आपने मेडिकल नहीं किया हुआ, तो आपको हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में डाल देते हैं, आप ये स्टेप्स करें तो आप आइएगा दोबारा और फिर आपको हम वीज़ा दे देंगे। तो इसलिए आपने एंड तक कोशिश करनी है, आपने अपनी खुद की एफर्ट, खुद की जो है कैलकुलेशन, ये चीज़ें करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे केस आपका है, वीज़ा आपको मिलना है, आपके बच्चों को मिलना है। तो कोशिश करनी है। अगर आपने मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी हुई जिसमें मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ F4 का, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, जाकर देख सकती हैं। इसके अलावा तो इस चार्ट का जो लास्ट स्टेप है वो इंटरव्यू लेटर है। जब इंटरव्यू लेटर आपको इशू कर दिया गया है तो NVC यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब स्टेज 3 आती है, दैट इज़ US एम्बेसी इस्लामाबाद। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, जिसके अंदर सारे स्टेप्स, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकती हैं, उस पर हम वो चीज़ कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर कोई सवाल है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम मेरा पेज आ रहा है, इसको जाकर पहले फॉलो करें, DM में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर के सवाल पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेट नेचर के नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में उनको हम एड्रेस करें। और जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो या मैं अपने एक्सपीरियंस है या कोई और फेलो बंदा जो भी देख रहा है वीडियो को, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकता है। और हमेशा आपका मेन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस होना चाहिए वो स्टेट की अपनी वेबसाइट होना चाहिए, USCIS, उसके बाद US स्टेट डिपार्टमेंट या US एम्बेसी इस्लामाबाद। केस आपका कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लगता है यार कुछ ज़्यादा ही मसला है, सीक प्रोफेशनल हेल्प, किसी लॉ फर्म को रीच आउट करें, उनसे एडवाइस लें, उनसे अपनी केस की रिप्रेजेंटेशन करवाएं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त देने पर ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।